ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसी का 12वां समिट चल रहा है, सब कुछ वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट की मेजबानी कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। और हम कर रहे हैं बात कि किन वजहों के चलते हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे समिट की। समिट के दौरान पीएम मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आतंकवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को आड़े हाथों लिया। मोदी के बाद बारी आई पुतिन की। उन्होंने एक ऐसी बात कही जिस पर हमारी आज की स्टोरी बेस्ड है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों देश स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। इस बात के मायने कोविड-19 महामारी चल रही है और अगर पूरी दुनिया को किसी चीज का अभी बेसब्री से इंतजार है तो वो है एक वैक्सीन के मार्केट में आने का। कई फार्मा कंपनियां इस रेस में हैं, एक दूसरे से नहीं, रेस अगेंस्ट टाइम, समय के साथ दौड़। और इसी दौड़ में एक वक्त कथित तौर पर सबसे आगे निकल गई थी स्पुतनिक 5। कथित तौर पर इसलिए क्योंकि जहां रूस की सरकार और वहां के राष्ट्रपति ने इस वैक्सीन के निर्माण और उसके असर पर अपनी पूरी आस्था जताई है और इसे पूरी दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बताया है, वहीं बाकी देश वैक्सीन से जुड़ी इन दोनों बातों को लेकर बहुत ज्यादा आशंकित हैं। दरअसल 1-1.5 साल में पूरे होने वाले परीक्षणों को चंद महीनों में निपटा लिया गया। रूस के राष्ट्रपति कह रहे हों कि उनकी बेटी ने भी इसे ट्राई किया और ये सबसे पहले रूस के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक इसके प्रभाव को लेकर कोई रिपोर्ट या कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन को रूस की गामालेया इंस्टीट्यूट ऑफ आसेलेना कॉन्ट्रैक्ट ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने मिलकर बनाया है। रूस की सरकार ने इस स्पुतनिक 5 को दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बताया था। इसी स्पुतनिक 5 के मास प्रोडक्शन को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, ब्रिक्स के 2 देश भारत और चीन मिलकर स्पुतनिक 5 का इतना उत्पादन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए इसकी कमी नहीं पड़ेगी। क्या ब्रिक्स मित्रों को खुश भर कर देने के लिए कही पुतिन ने यह बात? होता है ना, जब कोई मेहमान, पड़ोसी या दोस्त कभी कोई अतरंगी टाइप कपड़े पहनकर भी आता है, उस पर हमारी राय मांगने आता है, तो हम सामान्यतः उसकी तारीफ कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से नहीं, वो दुखी ना हो और हंसी खुशी का माहौल रहे इस कारण। तो क्या पुतिन ने भी अपने ब्रिक्स के साथियों को खुश भर करने के लिए यह बात कही है? उत्तर है नहीं। चीन की क्षमता पर तो खैर हमें क्या, पूरे विश्व को कोई शंका नहीं है, खासतौर पर जब किसी चीज के थोक उत्पादन की बात आए। लेकिन भारत के लिए भी पुतिन का ये विश्वास जायज है? ये जानने के लिए हमें चलना होगा दुनिया की अनौपचारिक वैक्सीन कैपिटल हैदराबाद। क्यों कहा जाता है इसे वैक्सीन कैपिटल? स्पुतनिक 5 के मास प्रोडक्शन के लिए हैदराबाद की इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड रूस की कंपनियों से तो बात कर ही रही है, लेकिन हमने स्टोरी के शुरुआत में ही ये कहा था कि स्पुतनिक 5 की सफलता को लेकर विश्व आशंकित है। पर अच्छी खबर यह है कि स्पुतनिक 5 के अलावा भी 20 से ज्यादा वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल फेज तक पहुंच चुकी हैं और इस रेस में भारत की भी एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन। ठीक ऐसे ही वैक्सीन की खोज कहीं भी हो, अत्यधिक संभावना है कि उसका मास प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, टू बी स्पेसिफिक हैदराबाद में। ये हम नहीं, डेटा कह रहे हैं और हम बस उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो भी बस एक वानगी। भारत में दुनिया भर की 60% वैक्सीन का निर्माण होता है और कहा जा रहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन के मास प्रोडक्शन में हैदराबाद का कम से कम 1/3 योगदान रहने वाला है। बल्कि हैदराबाद की कई कंपनियां तो अभी से उन देसी विदेशी कंपनियों से डील में लग गई हैं जिनकी रिसर्च दुनिया को एक सफल कोविड-19 वैक्सीन दे सकती है। भारत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए भी सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल जितनी वैक्सीन खरीदता है उसका 60 से 80% टीकों के बड़े पैमाने पर निर्माण के अलावा भारत स्वदेशी टीकों की एक पूरी नई श्रृंखला बनाने या संशोधित करने में भी सफल रहा है। जेनरिक दवाइयों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता विकासशील देशों की जरूरतों की पूर्ति के लिए भी बेहतरीन है। इस क्षमता को यूनिसेफ ने भी स्वीकार किया है, इस तथ्य के साथ कि भारत यूनिसेफ के लिए टीकों का प्रमुख आपूर्ति करता है। स्क्रॉल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन के मामले में दुनिया के देशों की अप्रोच राष्ट्रवादी रही है और दुनिया को इस अप्रोच से उबारने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और अपनी मास प्रोडक्शन क्षमता के चलते फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड बन सकता है। भारत के कुल ड्रग के निर्माण का 40% हिस्सा हैदराबाद से आता है। भारत से जितना ड्रग एक्सपोर्ट होता है उसका 50% हिस्सा
हैदराबाद से आता है। केवल दवाइयां ही नहीं, एपीआई बोले तो दवाइयों के लिए आवश्यक कच्चा माल बनाने के मामले में भी हैदराबाद बहुत आगे है। यहीं पर सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का निर्माण करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जहां शोध हो रहे हैं, या तो वो शैक्षणिक प्रयोगशालाएं हैं या ऐसी कंपनियां जिनके पास वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है, ऐसे संस्थानों के पास भारत या चीन के साथ साझेदारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तेलंगाना के मिनिस्टर केटी रामाराव ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था कि हम पहले ही हर साल टीकों की 2 अरब से अधिक खुराक का निर्माण कर रहे हैं, जो वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 1/3 है। फार्मा सेक्टर ने भी कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमें इस बात पर भी गर्व है कि भारत की पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन होने जा रही कोवैक्सीन हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक के गहन प्रयासों का परिणाम है। आज हैदराबाद में 800 से अधिक लाइफ साइंस कंपनियां हैं और इसमें 1.20 लाख के करीब फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स काम करते हैं। बाद में केटी रामाराव ने यह भी कहा कि दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन जीनोम वैली से आएगी। जीनोम वैली हैदराबाद के सब अर्ब्स में स्थित भारत का एक हाई टेक्नोलॉजी जिला है। यह जैव चिकित्सा के अनुसंधान, प्रशिक्षण और विनिर्माण के लिए एक क्लस्टर के रूप में विकसित हो चुकी है। बड़ी बड़ी लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड फार्मा कंपनियों के हेडक्वार्टर या फैक्ट्रीज यहां पर स्थित हैं। केवल हिंदुस्तानी ही नहीं, विदेशी भी, जैसे बायोटेक, अरबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, भारत बायोटेक, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, बेयर बायोसाइंसेज, डिविस लैब वगैरह कई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, सेंटर फॉर डीएनए, फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट वगैरह भी यही है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों और टीकों का सबसे बड़ा निर्माता है और यहाँ 6 से ज्यादा बड़े और कई छोटे छोटे वैक्सीन निर्माता हैं जो पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, खसरा और रूबेला के इलाज के लिए खुराक यानी दवाइयां या वैक्सीन बनाते हैं। भारत और अमेरिका में मिलकर पिछले 6 दशकों में डेंगू, इन्फ्लुएंजा और टीबी को रोकने का काम किया है। निकट भविष्य में दोनों देश मिलकर डेंगू के टीके के परीक्षण की योजना बनाने वाले हैं और सनद रहे कि भारत से जुड़े हुए इस डेटा में सबसे बड़ा हिस्सा पुणे और हैदराबाद का ही है। लेकिन कैसे बना हैदराबाद वैक्सीन का हब? नीदरलैंड इंटरप्राइजेज एजेंसी के अनुसार भारत में वैक्सीन निर्माण के फलने फूलने के कारणों में शामिल हैं मैन्युफैक्चरिंग की अपेक्षाकृत कम लागत, आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कम लागत, क्लिनिकल ट्रायल की कम लागत, कुशल मैन पावर और वैज्ञानिकों की उपलब्धता, एक बड़ा स्थानीय कस्टमर बेस, संबंधित सरकारी निकायों से भरपूर सहायता भी मिलती है और निर्यातोन्मुखी, अंग्रेजी में बोलें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उत्पाद। और अगर बात करें हैदराबाद की तो भारत में आईडीपीएल मतलब इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 4 मेन ऑफिसेज में से एक ऑफिस मतलब प्लांट हैदराबाद में भी है। कहा जाता है कि इसकी हैदराबाद में उपस्थिति ने ही हैदराबाद को वैक्सीन कैपिटल बनाने में हेल्प की। लेकिन कैसे? जब हमने आपने अंतरिक्ष, इसरो और देवास के बीच डील के बारे में बताया तो ये भी बताया था कि प्राइवेट स्टार्टअप देवास की स्थापना इसरो के वैज्ञानिक ने की थी। ऐसे ही किसी रिटायर्ड आर्मी मैन को आप किसी बड़ी कंपनी का सिक्योरिटी मैनेजर देखेंगे या फिर किसी क्रिकेटर को क्रिकेट कमेंट्री करते हुए। हैदराबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जो अधिकारी सरकारी कंपनी आईडीपीएल से रिटायर होते वो अपनी कंपनी खोल लेते या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पदों पर पहुंच जाते। यूं दवाइयों के उत्पादन से जुड़े प्राइवेट सेक्टर्स ग्रो करते रहे। साथ में आईडीपीएल की हैदराबाद शाखा शुरुआत से ही बहुत इफिशिएंट रही। इसके चलते भी हैदराबाद वैक्सीन और दवाइयों का हब बन गया। हालांकि अब आईडीपीएल की हालत ठीक वैसी ही है जैसी कालांतर में किसी भी सरकारी संस्था की हो जाती है, मतलब खस्ता। लेकिन फिर भी इसने फार्मा सेक्टर को हैदराबाद में एक किक स्टार्ट तो दे ही दिया था। और जब कोई जगह किसी चीज के लिए फेमस हो जाती है तो फिर फंडिंग और सुविधाएं भी पाती है। यूं डोमिनोज इफेक्ट के चलते बड़ा और अधिक विशाल बनते बनते जाता है। इसीलिए ही पहले आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना सरकार यहां की फार्मा इंडस्ट्री को दबा के फायदे दे रही है, जिसमें टैक्स से छूट से लेकर बजट में प्रावधान जैसी चीजें शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि आने वाले दशक में तेलंगाना में फार्मा को $100 अरब की इंडस्ट्री बनाया जाए। 50 अरब की इंडस्ट्री तो अभी ही है। लाइफ साइंस तेलंगाना सरकार के निदेशक शक्ति नागप्पन के अनुसार
आज हैदराबाद छोटी बड़ी सभी तरह की लाइफ साइंस कंपनियों की पहली पसंद के रूप में उभरा है। कारण है यहां मौजूद STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन का असाधारण टैलेंट पूल, लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम, प्रीमियर रिसर्च संस्थान, पहले से तैयार रिसर्च स्पेस जिनको पोजीशन मिलते ही आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, और सक्रिय मतलब प्रोएक्टिव सरकारी नीतियां। ये सारी खबर, ये सारी रिसर्च, सब कुछ लाए थे आपके लिए हमारे साथी दर्पण। मैं आशीष, कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कीजिए। धन्यवाद।